चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। ये पाकिस्तान के वैचारिक जनक अल्लामा इकबाल का लिखा तराना है, ये जिसे तराना मिल्ली कहा जाता है, यानी मुस्लिम कौम के नाम पर लिखा गया तराना। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने कभी लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जल्द ही इनके दिमाग के अंदर का मुसलमान जागृत हो गया और इन्होंने सबसे पहली बार पाकिस्तान बनाने का सिद्धांत दे दिया। और इसके बाद इन्होंने मुसलमानों के नाम पर यह लिखा तराना मिल्ली, जिसमें इकबाल कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और सारा भारत हमारा है। इस पूरे तराने में इकबाल सिर्फ एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हिंदुस्तान पर अगर किसी का हक है तो वो हम यानी मुसलमान। ये इकबाल वाली मानसिकता आज भी जिंदा है और यही मानसिकता काम कर रही थी 1940 के दशक में, जब इस देश के ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान के लिए आंदोलन चला रहे थे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1945-46 के चुनाव में करीब 95% भारतीय इलाकों के मुसलमानों ने पाकिस्तान के हक में मुस्लिम लीग को वोट दिया था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपसे यह वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को वोट देने के बाद भी भारत के ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए। और आज भी बात तथ्यों और तर्कों पर ही होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान के विचार के 3 तिरंगे कौन थे। देखिए, पहले थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आप सभी जानते हैं। दूसरे थे अल्लामा इकबाल, जिनकी सोच मैंने आपको पहले ही बता दी है। और तीसरे थे चौधरी रहमत अली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चौधरी रहमत अली कौन है। ये वही रहमत अली हैं जिन्हें पाकिस्तान शब्द का जनक कहा जाता है। इन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सबसे पहले अलग मुस्लिम राष्ट्र को पाकिस्तान का नाम दिया था और साथ में पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा इसे भी सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। और इसी नक्शे की वजह से 1945-46 के चुनावों में दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और केरल के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के लिए बम्पर वोटिंग की। दुनिया की इस धरती पर पाकिस्तान नाम के कैक्टस का बीज बोने वाले रहमत अली ने जो नक्शा तैयार किया था वो आज के पाकिस्तान से एकदम अलग था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव जयंत दीक्षित ने। आपको बता दूं कि जयंत दीक्षित कोई आरएसएस और मोदी वाली विचारधारा के नहीं थे। उन्हें 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और इसके पहले 2002 में उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जयंत दीक्षित ने लिखी थी ये किताब, जिसका नाम है भारत पाक संबंध, युद्ध और शांति। अब इस किताब के पेज नंबर 499 से लेकर पेज नंबर 508 तक जयंत दीक्षित ने रहमत अली के पाकिस्तानी नक्शे, जिन्ना की प्लानिंग और उस वक्त के मुस्लिम मानसिकता के बारे में विस्तार से लिखा है। और इसके आधार पर अब मैं आपको हकीकत बताने की कोशिश करता हूं। तो पाकिस्तान बनाने वालों में से एक रहमत अली के नक्शे में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP तो थे ही, आज के पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कई ऐसे हिस्से थे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इस नक्शे को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये है प्रस्तावित पाकिस्तान का वो नक्शा जिसके सच होने की उम्मीद 40 के दशक में भारत में रहने वाला हर मुसलमान कर रहा था। अब बहुत नजर गड़ाकर देखते रहिए इस नक्शे को। इस नक्शे के बारे में जयंत दीक्षित कहते हैं कि अखंड भारत में एक नहीं कई मुस्लिम राष्ट्र होने वाले थे जो इस देश को कई टुकड़ों में तोड़ देते। खैर, रहमत अली ने इस नक्शे को नाम दिया था दीनिया उपमहाद्वीप। जयंत दीक्षित के शब्दों में दीनिया का मतलब था एक ऐसा उपमहाद्वीप जो इस्लाम में धर्मांतरित और उसकी गुलामी करने के लिए तैयार होगा। ध्यान से देखिए इस नक्शे को। वर्तमान पाकिस्तान पूरे कश्मीर और पूरे पंजाब, यहां तक कि गुजरात के साथ दिखाई दे रहा है। अब देखिए जिन्ना और रहमत अली की आगे की सोच। इन्होंने बंगाल और असम को नाम दिया है बंगिस्तान। जयंत दीक्षित के शब्दों में सामंती मुगल नाम बंगुश से निकला है यह नाम। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों को नाम दिया गया है फर्रुखिस्तान। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों को नाम दिया गया है मोइनिस्तान और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश को नाम दिया गया है हैदरिस्तान। अब देखिए इस हिस्से को। मध्य प्रदेश के भोपाल और उसके आसपास के इलाके को नाम दिया गया है सिद्दीकिस्तान। वहीं हैदराबाद को नाम दिया गया था ओस्मानिस्तान। वहीं केरल को नाम दिया गया है मोपालिस्तान। और यहां तक कि ग्रेटर पाकिस्तान की कल्पना में रहमत अली ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी
पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया था। और तो और रहमत अली ने महासागरों तक के नाम सोच लिए थे। ये देखिए, पाकिस्तान के इस विचारक के मुताबिक अरब सागर के लिए उसने नाम सोचा था पाकियन सी, वहीं हिंद महासागर का नामकरण उसने कर दिया था ओस्मानियन सी, वहीं बंगाल की खाड़ी का नाम उसने दिया था बांगियन सी। तो देखिए कैसे नक्शा 1945-46 के चुनावों में भारतीय मुसलमानों के दिमाग में बैठा दिया गया था। इसका जिक्र जयंत दीक्षित अपनी किताब के पेज नंबर 500 पर करते हैं। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको कोई शक व शुबह ना रहे, इसलिए पेज नंबर 500 पर जयंत दीक्षित कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में भी ऐसे ही कल्पना की गई, जिसे प्रचार की युक्तियों द्वारा भारतीय मुसलमानों में लोकप्रिय बनाया गया। इसका सांप्रदायिक और धर्मांध उत्साह मुस्लिम लीग के लिए उपयोगी होता, जिसके दुखद परिणाम हम अगस्त 1946 से देख रहे हैं। अब देखिए, बेहद लिबरल और सेक्युलर माने जाने वाले देश के पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जयंत दीक्षित अपनी किताब के पेज नंबर 504 पर क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि रहमत अली पुराने मुस्लिम गौरव को वापस लाना चाहते थे। उनका अंतिम लक्ष्य एक मुस्लिम भारत या दीनिया का था, जिस पर परंपरागत तरीके से इस्लाम का शासन होगा। जैसा इसमें पहले उल्लेख किया गया है, हिंदू भारत से मुसलमानों के लिए निकाले गए क्षेत्रों को रहमत अली ने पदचिन्ह यानी फुटस्टेप कहा था। वे पदचिन्ह जहां से मुसलमानों को आगे बढ़कर पड़ोस के गैर मुस्लिम क्षेत्रों तक अपना विस्तार करना था और इन गैर मुस्लिम क्षेत्रों में अपना गढ़ बनाने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए गलियारा बनाने का जिन्ना का विफल प्रस्ताव इसी तरह का सुझाव था। इसके अनुसार पूरे उत्तर भारत से होता हुआ एक क्षेत्र प्राप्त करना था, जो भारत को दो भागों में विभाजित कर देता और इस लाभदायक स्थिति से बचने के लिए क्षेत्रों के लिए योजना बनाई जाती। अब देखिए, इस असमंजस के बीच होते हैं 1945-46 के चुनाव। भारत में रहने वाले मुसलमानों को लगता है कि उनके सपनों का पाकिस्तान उनके आसपास ही बनेगा, वो पूरे भारत में फैला होगा। यानी जहां मुसलमान ज्यादा हैं वो पाकिस्तान होगा और जहां हिंदू ज्यादा हैं वो हिंदुस्तान होगा। उस दौर में पाकिस्तान के नक्शे को लेकर भयंकर गलतफहमी थी। मैं बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को लिखा है यास्मीन खान ने अपनी किताब में, जिसका नाम है द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका हिंदी अनुवाद विभाजन, भारत और पाकिस्तान का उदय, जो मेरे हाथ में है इस वक्त। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यास्मीन खान की जो किताब मेरे हाथ में है, यास्मीन खान का आरएसएस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो ब्रिटिश मूल की पाकिस्तानी नागरिक हैं और वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं। और उनकी इस किताब को जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसे ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने ग्लेडस्टोन अवार्ड से सम्मानित किया है। यास्मीन खान अपनी इस मशहूर किताब के पेज नंबर 103 पर क्या लिखती हैं वो मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 103 पर यास्मीन खान लिखती हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का उसके संभावित भौगोलिक उलझनों पर विस्तृत विचार किए बगैर खुलकर समर्थन किया और जो उसकी धार्मिक पुनर्जागरण या पुनर्जीवित शक्ति पर अपनी उम्मीदें व सपने लगाए हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों में असंतोष था। संयुक्त राष्ट्र प्रांत में यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश में बुद्धिजीवियों के बीच पाकिस्तान के बाहर के मुसलमानों की तर्कसंगत मुसीबतों के बारे में समझ पैदा हो जाने के कारण पाकिस्तान की फतह का उल्लास थोड़ा ठंडा पड़ गया था। लीग के कुछ सदस्य बराबर यही उम्मीद लगाए हुए थे कि नए पाकिस्तानी राज्य की सीमा मुगलिया सत्ता की सरजमी रहे उत्तर प्रदेश को अपने में समेट लेगी। यानी जानी मानी लेखिका और आधुनिक इतिहासकार यास्मीन खान के मुताबिक 1945-46 के चुनाव में भारत में रहने वाले मुसलमानों ने इसलिए जिन्ना की मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था कि उन्हें लगता था कि उनके सपने का पाकिस्तान बनेगा, उसका नक्शा मुगल काल के भारत के तरह होगा, यानी जिसमें दिल्ली, आगरा, लखनऊ सब शामिल होगा। इस नए पाकिस्तान में पूरा उत्तरी भारत यानी पाकिस्तान होगा, पूरा उत्तरी भारत, और नीचे का हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। यास्मीन खान ही क्यों, राजमोहन गांधी ने भी अपनी किताब मुस्लिम मन का आईना में यही बात लिखी है। मैं आपको बता दूं कि यह किताब लिखने वाले राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त मतलब आज के दौर में महात्मा गांधी के पूरे परिवार में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि राजमोहन गांधी बेहद सेकुलर और आरएसएस और बीजेपी के कटु आलोचक हैं, लेकिन फिर भी राजमोहन गांधी अपनी किताब
मुस्लिम मन का आईना के पेज नंबर 175 पर लिखते हैं, और यह बात बहुत उल्लेखनीय है और आपको पढ़ना चाहिए। वो लिखते हैं कि यह बात उल्लेखनीय है कि लाहौर प्रस्ताव में इस देश की सीमाओं का उल्लेख नहीं हुआ था। इसका कारण जलसे के दौरान ही लीग के सचिव लियाकत अली ने बताया। एक प्रतिनिधि ने अंदेशा जाहिर किया कि प्रस्ताव मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव के लफ्जों का इस्तेमाल पंजाब और बंगाल के बंटवारे को वाजिब ठहराने के लिए किया जा सकता है, इसलिए प्रांतों के नाम बहुत साफ ढंगों से बताना चाहिए। मतलब उन प्रांतों के नाम साफ ढंगों से बताना चाहिए जो संभावित पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब देखिए राजमोहन गांधी क्या लिखते हैं इस पर, आगे लिखते हैं राजमोहन गांधी, इस पर लियाकत अली ने जवाब दिया, अगर हम पंजाब कहते हैं तो हमारे देश की सीमा गुड़गांव में ही समाप्त हो जाएगी, जबकि हम अपने प्रस्तावित देश में दिल्ली और अलीगढ़ को भी शामिल करना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति के केंद्र रहे हैं। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि हम पंजाब का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। तो सुना आपने, राजमोहन गांधी अपनी किताब में लियाकत अली के हवाले से लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्लान में दिल्ली और अलीगढ़ भी शामिल था, और इसी बात का प्रचार प्रसार वो अपने भारतीय मुस्लिम मतदाताओं के बीच 1945-46 के चुनावों में करते थे। उस दौर के अनपढ़ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की रूपरेखा क्या होगी। यहां तक कि मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं को भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है 4 पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे हुसैन हक्कानी ने। हक्कानी अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे हैं। अब हुसैन हक्कानी का आरएसएस के साथ तो कोई रिश्ता है नहीं, फिर भी वो अपनी किताब भारत वर्सेस पाकिस्तान में ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिखते हैं कि पंजाब के गवर्नर इवान जेकिंस से मुस्लिम लीग के बड़े नेता ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान का मतलब क्या है और इसकी रूपरेखा क्या होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाद में जाकर जिन्ना की मौत के बाद यही ख्वाजा निजामुद्दीन उनकी जगह पर पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने, और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या हो गई तो उनके बाद वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो सोचिए, जिन्ना और उनके नेताओं ने 1945-46 के चुनाव में भारतीय मुसलमानों को ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि वो पाकिस्तान के नाम पर दीवाने हो गए, लेकिन हुआ क्या? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो दोस्तों, भारत के 95% मुसलमानों ने 45-46 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया। लेकिन मूल सवाल यह है कि मुसलमान पाकिस्तान बनाने के बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं गए? दरअसल मुस्लिम लीग को वोट देने वाले यूपी, बिहार और एमपी के मुसलमानों को लग रहा था कि पाकिस्तान उनके आसपास ही बन रहा है। लेकिन आंखें खुली 3 जून 1947 को, जब माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना ने मिलकर ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग आजाद मुल्क होंगे। उस रोज भारत में रहने वाले जिन्ना के भक्त ये जानकर छाती पीटने लगे कि पाकिस्तान सिर्फ देश की पश्चिमी सरहद का एक कॉर्नर का प्लॉट बनकर रह जाएगा। भारत के मुसलमान सोच रहे थे कि उनकी तहजीब का शहर लखनऊ, उनका दिल दिल्ली, उनकी बगावत का गवाह मेरठ, उनके ताल तलैयों का शहर भोपाल, उनके इल्म का निशान अलीगढ़, उनके चार मीनार का शहर हैदराबाद, उनके टीपू सुल्तान की शान मैसूर, उनके खिलाफत का मोपला, सब के सब हिंदुस्तान में रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और या खुदा, हमने तो पाकिस्तान के नाम पर उस नामुराद जिन्ना को वोट दे दिया। और उसी वक्त भारतीय मुसलमानों के दिल से आवाज निकली कि अब जाकर पाकिस्तान क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के हक में वोट देने वाले भारतीय मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए, और अपनी बात समझाने के लिए मैंने जानबूझकर उन लेखकों, विचारकों और हस्तियों की किताबों का सहारा लिया है जिनका आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व की विचारधारा से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। जैन दीक्षित, राजमोहन गांधी, यास्मीन खान, हुसैन हक्कानी जैसे जाने माने लोगों को ना तो इस्लामोफोबिया का शिकार माना जा सकता है और ना ही इन्हें इस्लाम का दुश्मन कहा जा सकता है। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तर्कों और तथ्यों के साथ बाकी का पूरा सच भी सामने आना बाकी है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लालच थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग को वोट देने वाले मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। मैं आपको बताऊंगा कि उस दौर में भारत में रह गए मुसलमान कौन सी नई रणनीति पर काम कर रहे थे। मैं आपको बताऊंगा जिन्ना के उन चेलों के बारे में जो यहाँ हिंदुस्तान में रहकर खुद को राष्ट्रवादी कहलवाते रहे और साथ ही सत्ता का अमृत भी चखते रहे।
और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे वोट बैंक की खातिर जिन्ना का समर्थन करने वाले मुसलमानों को भारत में ही रुके रहने में मदद की। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।